नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। पहले इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, लेकिन जब ईरान भारी पड़ता दिखा तो कतर के जरिए सीज फायर करा दिया गया। अब ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। अमेरिका के दबाव में यूरोप के देशों ने ईरान के समर्थन में आए प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया है। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका को करारा जवाब देगा ईरान। पेजेश्कियान ने न सिर्फ बयान ही दिया है, बल्कि उन्होंने ऐसा कदम भी उठाने की तैयारी कर ली है जिससे डोनाल्ड ट्रंप का भड़कना तय है। तो क्या अमेरिका फिर करेगा ईरान पर हमला? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान। कहा, जंग से अमेरिका का हो रहा है फायदा, जंग से कमाई कर रहा है यूएस का खजाना। अमेरिका ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को दी धमकी, बगराम एयरबेस नहीं दिया तो होंगे घातक परिणाम। ट्रंप को एयरबेस सौंपने से तालिबान कर चुका है इनकार। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों की कार की सरकार से बड़ी मांग। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को किया जाए गिरफ्तार, नेताओं की संपत्तियों की जाए जांच। और चलते चलते में देखेंगे तेजी से बढ़ते ब्लैक होल को, जिसने गलत साबित कर दिए फिजिक्स के सभी सिद्धांत। वैज्ञानिक भी हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजराइल के खिलाफ हमास ने बदली युद्ध की रणनीति। आमने सामने के टकराव की जगह अब गुरिल्ला वॉर की शुरुआत। इजरायली हमले में 90 से ज्यादा की गई जान। ट्रंप ने एक बार फिर की नोबेल प्राइज की मांग। कहा, मिलना चाहिए 7 नोबेल शांति पुरस्कार। 7 युद्ध रुकवाए हैं, हर युद्ध रुकवाने के लिए दिया जाए एक नोबेल। पाकिस्तानी नेता मौलाना फजल उर रहमान का बड़ा बयान। कहा, बलूचिस्तान में लोगों को गायब कर रहे अधिकारी। पिछले सालों में हजारों बलूच युवाओं और कार्यकर्ताओं को जबरन किया गया गायब। अमेरिकी सरकार का बड़ा बयान। एक बार लगेगी H-1B वीजा फीस। एप्लीकेशन के समय देने होंगे 88 लाख। पुराने वीजा होल्डर्स को राहत, जल्दबाजी में यूएस ना लौटे। क्या पश्चिम एशिया में फिर से जंग शुरू होने वाली है? ईरान के खिलाफ 2015 से पहले वाले संयुक्त राष्ट्र के सभी सख्त प्रतिबंध फिर से लागू हो रहे हैं। तो वहीं ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ अपने समझौते को सस्पेंड करने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा हुआ तो IAEA के अधिकारी अब ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की जांच नहीं कर पाएंगे और न ही उन्हें अब ईरान में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। ईरान के इस कदम ने अमेरिका और इजरायल की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि IAEA की तरफ से कहा गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर से ट्रैक पर लौट चुका है और वो परमाणु बम बनाने से कुछ ही दिन की दूरी पर है। तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ईरान और अमेरिका के ताजा विवाद की शुरुआत यूएन से ही हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दक्षिण कोरिया की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें ईरान को प्रतिबंध में जो छूट मिली हुई है उसे आगे भी जारी रखने की बात कही गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को वोटिंग में समर्थन नहीं मिला। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों ने इस पर वोटिंग की, जिसमें से केवल 4 देशों चीन, रूस, पाकिस्तान और अल्जीरिया ने ही इसके पक्ष में वोट दिया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 9 देशों ने इसके खिलाफ वोट डाला। नतीजा ये निकला कि प्रस्ताव गिर गया और स्नैपबैक प्रक्रिया अपने आप सक्रिय हो गई, जिसके बाद 28 सितंबर से ईरान पर 2015 से पहले वाले सभी सख्त यूएन प्रतिबंध अपने आप लागू हो जाएंगे। अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर स्नैपबैक प्रक्रिया है क्या। 2015 में हुए परमाणु समझौते यानी JCPOA में एक खास शर्त जोड़ी गई थी। शर्त ये कि अगर किसी सदस्य देश को लगे कि ईरान समझौते का पालन नहीं कर रहा है तो वो स्नैपबैक प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसका मतलब है कि 30 दिन के भीतर 2015 से पहले लगे सभी यूएन प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे, चाहे किसी देश ने वीटो किया हो या नहीं। प्रतिबंधों की आहट के बीच ईरान के तेवर भी अब बेहद सख्त हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खिलाफ सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान हर पाबंदी का तोड़ ढूंढ लेगा। टीवी संदेश में पेजेश्कियान ने कहा, हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। नातांज और फोर्दो पर अमेरिका और इजरायल ने बम गिराए। वो हमारे परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम उन ठिकानों को दोबारा खड़ा करने की काबिलियत रखते हैं। स्नैपबैक मैकेनिज्म व्यवस्था हमें रोकने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन मानव विवेक और संकल्प ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी भी अड़चन को पार कर सकते हैं। हम न किसी की अत्यधिक मांगे स्वीकार करेंगे, न आत्मसमर्पण करेंगे। हमारे पास हालात को पलटने की पूरी ताकत है। पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि वो IAEA के साथ किए गए समझौते को रोकने पर विचार कर रही हैं।
अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद आईएईए के साथ ईरान ने अपने समझौते को निलंबित कर दिया था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में समझौते को फिर से बहाल कर दिया गया था। मिस्र की राजधानी काहिरा में ईरान और आईएईए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर निरीक्षण फिर से शुरू करने पर एक समझौता किया था, जिसमें वो न्यूक्लियर संयंत्र भी शामिल थे, जिन पर जून में अमेरिका और इजरायल ने हमला किया था। लेकिन अब ईरान एक बार फिर से आईएईए के साथ किए गए समझौते को सस्पेंड करने की तैयारी में है। ईरानी उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो आईएईए के साथ हाल ही में हुआ समझौता पूरी तरह से रोक देगा। और अब बात अगली खबर की। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जंग चल रही है। इस जंग में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जरूर अब ये कह रहे हैं कि जंग अब ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि यूक्रेन अब बेहद कमजोर हो चुका है, जल्द ही पूरी तरह से घुटने टेक देगा। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार दावा कर रहे थे कि वो इस जंग को जल्द ही खत्म करवा देंगे, उनके अब जो बयान सामने आ रहे हैं उससे पूरा यूरोप ही चिंता में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप के बयान से अब साफ समझ आता है कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी अमेरिका को उतना ही फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन जंग से अमेरिका को जमकर फायदा हो रहा है। अमेरिका का खजाना भरने के लिए ये जंग बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। अगर जो बाइडेन ने सही फैसला लिया होता तो अब तक अमेरिका अरबों खरबों डॉलर इस जंग से कमा चुका होता। यूरोप का पूरा खजाना इस समय अमेरिका की तिजोरी में भर गया होता। जो काम बाइडेन नहीं कर पाए वो अब मैं कर रहा हूँ। बाइडेन ने इस जंग में अमेरिका की तिजोरी खाली कर दी थी, लेकिन मैं इस जंग से मुनाफा कमाकर उस तिजोरी को भर रहा हूँ और इसके लिए मैं अपने बिजनेस माइंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। व्यापारी के तौर पर मेरे डील मेकर होने का फायदा अमेरिका को मिल रहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध पर और खर्च नहीं कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं हम जो कुछ भी हथियार वहां भेज रहे हैं उसके लिए भुगतान किया जा रहा है। बाइडेन के जैसे नहीं कि उन्होंने यूक्रेन को 350 अरब डॉलर दे दिए थे, जो कि चौंकाने वाला है। अब इस जंग को आर्थिक मदद अमेरिका नहीं दे रहा है, बल्कि नेटो इसके लिए पैसे खर्च कर रहा है। नेटो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, उसे यूक्रेन को दे रहा है, जिससे अमेरिका का फायदा हो रहा है। वैसे मैं इस जंग से पैसा नहीं कमाना चाहता, लेकिन सच ये है कि हम इस जंग से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का धन्यवाद भी कर दिया, जिन्हें ट्रंप ने धरती का सबसे बड़ा खरीदार बताया और कहा कि यूक्रेन असीमित हथियार खरीद रहा है और अमेरिका का खजाना भर रहा है। तो वहीं रूस और यूक्रेन की जंग धीमी पड़ती भी नहीं दिख रही। रूस ने 24 घंटों के अंदर कई यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रूस की तरफ से 579 ड्रोन, 8 बैलिस्टिक मिसाइलें और 32 क्रूज मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसमें से उसने 552 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 क्रूज मिसाइलें मार गिराई। दिनीप्रो में 10 हाई राइज इमारतों और कई घरों को नुकसान हुआ। खमेलनिस्की और कीव क्षेत्र में भी मिसाइल हमले की खबर सामने आई। इस बीच नेटो ने पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सख्त कर दी है। फ्रांस पहले ही राफेल विमान पोलैंड में तैनात कर चुका था। अब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स यानी कि RAF के टाइफून जेट्स भी पोलैंड पहुंच चुके हैं। इससे पहले अमेरिका के F-35 और F-16 विमान पहले ही पोलैंड में तैनात हैं। दरअसल नेटो की तरफ से रूस पर आरोप लगाया गया है कि उसने पहले पोलैंड और फिर रोमानिया के कई हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजे और फिर रूसी लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, जबकि रूस ने इस तरह के दावों को खारिज किया है। और अब बात तालिबान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की। वैसे तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में वापसी की कोशिश में जरूर जुटे हुए हैं। ट्रंप पहले ही साफ कह चुके हैं कि जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका के अफगानिस्तान से पूर्ण वापसी का फैसला पूरी तरह गलत था। अब ट्रंप तालिबान से संबंध सुधारकर बगराम एयरबेस लौटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से अमेरिका चीन के परमाणु हथियारों पर नजर रखना चाहता है और दूसरा कारण है कि अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती उपस्थिति को भी कम करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। लेकिन ट्रंप को तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि राजनीतिक रिश्ते खराब हो तो ये काम हो सकता है, आर्थिक रिश्ते भी बनाने को हम तैयार हैं, लेकिन हम अपनी जमीन किसी को भी देने को तैयार नहीं है। बात बगराम एयरवेज की है तो इसे अमेरिका को देने का सवाल ही नहीं उठता और खास तौर पर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तालिबान के इस जवाब ने डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी को बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक ट्रंप को इस तरह का जवाब किसी भी देश ने नहीं दिया था। इसलिए अब ट्रंप खुली धमकी पर उतर आए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को धमकाया है। ट्रंप ने कहा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माता यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। हम फिलहाल अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बगराम एयरबेस जल्द हमारे नियंत्रण में हो। अगर अफगानिस्तान ऐसा नहीं करता है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूं।
बगराम एयरवेज अमेरिका की जरूरत क्यों बन गया है, उसे समझ लेते हैं। बगराम एयरवेज करीब 2 दशक तक नेटो फोर्सेस का बड़ा केंद्र रहा है। ये बेस अफगान सेना को तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से कुछ समय पहले ही सौंप दिया गया था। दरअसल जो बाइडेन ने 2021 में अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालते ही साफ कर दिया था कि नेटो की फौजों की अफगानिस्तान से वापसी होगी। इसके लिए उन्होंने 31 अगस्त 2021 की तारीख तय कर दी थी। अमेरिका की फौज जैसे ही अफगानिस्तान से निकली, तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। बगराम एयरवेज काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। यहाँ से काबुल की सरकार पर भी नजर रखी जा सकती है। साफ है, एयरबेस बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी के चलते ट्रंप इस पर कब्जा चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु हथियार बनाने वाली जगह से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका पनामा नहर से लेकर ग्रीनलैंड तक कई जगहों पर कब्जा करेगा। इसके लिए अगर सेना का इस्तेमाल करना होगा तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल ट्रंप का फोकस बगराम एयरबेस पर है और इसे वो अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन तालिबान की प्रतिक्रिया ने ट्रंप को नाराज कर दिया है। और अब बात नेपाल की। नेपाल में 8 सितंबर को सरकार के खिलाफ जेनजी ने बगावत कर दी थी। इस बगावत का कारण बताया गया ओली का वो फैसला जिसमें 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया था। जबकि हकीकत यह है कि नेपाल में युवाओं के अंदर सरकार को लेकर पहले से ही गुस्सा पनप रहा था। सोशल मीडिया पर बैन ने सिर्फ एक चिंगारी का काम किया। विरोध प्रदर्शन से घबराए पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने जेनजी प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन हालात हाथ से निकलते ही उन्होंने घुटने टेक दिए। इसके बाद 10 दिन तक ओली गायब रहे। उनके देश छोड़ने की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन 10 दिन बाद ओली अचानक सामने आए और उन्होंने आंदोलन को विदेशी साजिश करार दिया। कहा कि घुसपैठियों के चलते आंदोलन हिंसक हुआ। अपनी सफाई में उन्होंने जेनजी प्रदर्शनकारियों की जान जाने पर दुख जताया और कहा कि गोली चलाने के आदेश उनकी सरकार ने नहीं दिए थे। लेकिन ओली के बयान ने जेनजी प्रदर्शनकारियों को नाराज कर दिया। एक बार फिर ओली के खिलाफ जेनजी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अब ओली की गिरफ्तारी की मांग शुरू हो गई है। जेनजी के सलाहकारों में से एक डॉक्टर निकोलस बुशल ने कहा कि ओली, लेखक और काठमांडू के मुख्य जिलाधिकारी छवि रिजाल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वो नया बानेश्वर में गोलीबारी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। बुशल ने 1990 के बाद से सभी उच्च पदस्थ नेताओं और सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग के गठन की भी मांग की। मांग के समर्थन में जेनजी के सैकड़ों सदस्यों ने सिंह दरबार सचिवालय के पास मैती घर मंडला में धरना भी शुरू कर दिया। यहीं से 8 सितंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। जेनजी की तरफ से ओली और लेखक की गिरफ्तारी की मांग के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर नेपाल में प्रदर्शन शुरू होने वाला है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की सफाई भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने कहा है कि कोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश कभी भी जारी नहीं किया और न ही इसके लिए सरकार को आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से सिर्फ आवश्यक कानून बनाकर सोशल मीडिया वेबसाइट को विनियमित करने का आग्रह किया था, जो एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या केपी शर्मा ओली और उनके करीबियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जांच कराई जाएगी और क्या ओली की गिरफ्तारी होगी। और अब चलते चलते में बात करेंगे साइंस को चुनौती देने वाले एक विशालकाय ब्लैक होल की। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्लैक होल खोज निकाला है जो साइंस के नियमों को चुनौती दे रहा है। इसका नाम है RACS J032035 और ये बिग बैंग के 920 मिलियन साल बाद पैदा हुआ था। इस ब्लैक होल ने खगोलविदों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये एडिंगटन लिमिट से 2.4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल ये नियम बताता है कि कोई भी ब्लैक होल एक तय लिमिट से ज्यादा तेजी से किसी मैटर को नहीं निकल सकता, लेकिन RACS J032035 हर साल हजारों सूरज के बराबर मटेरियल्स निकल रहा है। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स ने नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से मिले डेटा का इस्तेमाल कर इसकी एक्सट्रीम ग्रोथ रेट का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल शायद किसी बहुत बड़े तारे के फटने से बना था, लेकिन ये इतनी तेजी से कैसे बढ़ा, ये अब तक एक रहस्य है। ये खोज दिखाती है कि शायद शुरुआती ब्रह्मांड में ऐसे फास्ट ईटर्स ब्लैक होल आम थे। ये खोज सिर्फ एक ब्लैक होल के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के इतिहास को समझने में मदद कर सकती है। ये रिसर्च 8 सितंबर को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपी थी और इसने अंतरिक्ष के कई बड़े सवालों के जवाब मिलने को लेकर उम्मीद जगा दी है, जैसे ब्रह्मांड ने पहले ब्लैक होल कैसे बनाए, क्या हमारी थ्योरीज गलत थी और ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमय है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस ब्लैक होल की मदद से हमें कई रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।